आज हम करेंगे एब्स नोट्स 2020 में जो पेपर आया था उसका सेकंड पार्ट। पहले एक पार्ट हम कर चुके हैं, उसका लिंक आपको साइड में ऊपर नज़र आ रहा होगा, वहाँ से मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है एम्स नोट्स एट एम्स पटना 2020 का, जिसमें हम ओबीजी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो 20 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसके बाद 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 21 क्वेश्चन है, ओवुलेशन इन फीमेल विद ए 36 डे साइकिल। 36 दिन की जिनकी साइकिल होगी उस फीमेल्स में ओवुलेशन कब होगा। तो ओवुलेशन निकालने के लिए जितने भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दिन दिए होते हैं उसमें से उसको घटा दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है आपका ओवुलेशन डे, ओवुलेटरी डे। जैसे यहाँ है 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, 36 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आएगा 22। ठीक है, 36 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आएगा 22। तो 22th डे जो है ओवुलेशन होगा। राइट आंसर है 22। लेकिन इसमें 22 तो ऑप्शन में है नहीं, इसमें ऑप्शन है 14 to 18, 8 to 12, 20 to 24 और 30 to 34। तो राइट आंसर है थर्ड। तो थर्ड 22 इसके बीच में होगा। ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन का क्वेश्चन, ओवुलेशन है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से एग के निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं। ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ठीक है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और कहीं से नहीं। ठीक है, और बात करें आगे, नॉर्मली 14 to 18th डे पे आपको ओवुलेशन देखने को मिलेगा अगर 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। लेकिन अगर 36 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ल्यूटिनल जो फेज होती है, ल्यूटिनल फेज हमेशा फिक्स रहती है, फॉलिकुलर फेज कम ज़्यादा होती रहती है। अब ये अगर दिन बढ़ेंगे इसके, अगर इसके दिन बढ़ते हैं तो कुल मिला के ये फेज बढ़ रही है, ये नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 14, यहाँ जो डे आएगा ओवुलेशन का वो फिक्स आएगा। तो 36 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, 22 डे जो है ओवुलेशन के आएंगे। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन्योर कॉमनली यूज टू मैनेज शोल्डर डिस्टोसी। पहली बात, शोल्डर डिस्टोसिया क्या है? तो शोल्डर डिस्टोसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिलीवरी के दौरान अगर शोल्डर ट्रैक हो जाता है, फंस जाता है, वो निकल नहीं पा रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं शोल्डर डिस्टोसिया। और शोल्डर डिस्टोसिया के केस में जो टेक्निक आप यूज़ करते हो, मैन्योर यूज़ करते हो, जिसके कारण आप शोल्डर की डिलीवरी कराते हो, एंटीरियर पोस्टीरियर कोई भी शोल्डर अगर फंस जाता है, निकल नहीं रहा है पेल्विस के अंदर, उसको बोलते हैं। और अगर वो फंस जाता है तो मैक रोबर्ट मैन्योर यूज़ करते हैं। यहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं? मैक रोबर्ट मैन्योर आपकी फर्स्ट चॉइस होगी इसमें यूज़ करने के लिए। राइट आंसर है डी। अब ये मैक रोबर्ट मैन्योर होता क्या है? एबडेक्ट द मैटरनल थाई, थाई को एबडेक्ट करके, दूर करके, शार्पली हाई फ्लैक्स, एब्डोमन पे उसे हाइपर फ्लैक्स करना होता है। और फिर देर इज रोटेशन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस अपवार्ड एंड डिक्रीज इन एंगल ऑफ पेल्विक इंक्लिनेशन। कुल मिला के इस तरीके से इस यहाँ से इसको फ्लैक्स करोगे, यहाँ से दबाओगे और फिर यहाँ से दबाना होता है, और यहाँ से जब दबाओगे तो शोल्डर पुशअप होके बाहर आ जाएगा। ये आप टेक्निक यूज़ करोगे शोल्डर डिस्ट्रोसिया के अंदर। और अगर इस टेक्निक से आप बच्चे को बाहर निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं मैक रोबर्ट मैन्योर। इसके अलावा एक टेक्निक और है जिसको भी आप शोल्डर डिस्ट्रोसिया के लिए यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा जितनी भी उनमें यूज़ नहीं करते, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। आपकी फर्स्ट चॉइस वही रहेगी मैक रोबर्ट। वुड्स मैन्योर बोलते हैं इसको, वुड क्रॉक स्क्रू भी बोलते हैं इसको। 80 डिग्री 180 डिग्री शोल्डर को रोटेट करके पोस्टीरियर शोल्डर को, और तब पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी की जाती है, उसको बोलते हैं वुड्स मैन्योर। उसके अलावा जो अलग दो लिखे हुए हैं, मैक मिलन और जेफ मार्शल, ये यूज़ नहीं किए जाते शोल्डर डिस्ट्रोसिया के लिए। राइट आंसर है मैक रोबर्ट मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न टू द फिटस। प्लेसेंटा से रिटर्न करके फिटस के पास जो ब्लड जाता है उसको कौन लेके जाएगा? तो भाई उसको लेके जाती है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन कैरी करती है ब्लड को प्लेसेंटा से फिटस के पास। ठीक है, तो राइट आंसर है थर्ड। डक्टस आर्टीरियोसस एक वर्ड आ रहा है, डक्टस आर्टीरियोसस क्या होता है? अम्बिलिकल वेन जो लेके जाएगी, अम्बिलिकल आर्टरी जो लेके आती है वापस। ठीक है, अम्बिलिकल वेन जो है
इसका दूसरा नाम, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रखी है इसमें, इसको अभी होल्ड कर लो, इसको मैं एडिट करके दोबारा आपको दूसरे टॉपिक में पढ़ा दूंगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्लेसेंटा से वापस रिटर्न अम्बलाइकल वेन के द्वारा आएगा। अम्बलाइकल वेन लेके जाती है और अम्बलाइकल आर्टरीज वापस प्लेसेंटा के पास लेके आएगी। तो फीटस के पास लेके जाती है अम्बलाइकल वेन और फीटस से वापस लेके आती है प्लेसेंटा। ठीक है, इसमें कुछ एडिटिंग कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो रही है, तो इसको मैं दोबारा आपको समझा दूंगा नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन्फ्लामेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, फ्लोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं साल्फिंजाइटिस। वेजिनाइटिस वेजाइना के इन्फेक्शन को, सर्विक्साइटिस सर्विक्स के इन्फेक्शन को, एंडोमेट्राइटिस एंडोमेट्रियम के इन्फेक्शन को। तो राइट आंसर है थर्ड, साल्फिंजाइटिस। ये सारे बताए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आइडियल एवरेज न्यूबॉर्न हेड सर्कमफेरेंस। तो हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है? हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मली आपको मिलेगा 35 सेंटीमीटर। तो ये 35 सेंटीमीटर है एवरेज हेड का सर्कमफेरेंस। बच्चे का वजन न्यूबॉर्न का 2.5 से 3.5 kg। हाइट जो है 45 से 50 सेंटीमीटर। एवरेज मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ये भी पूछा जाता है बार बार पेपर में, न्यूबॉर्न की होती है 11 to 12 सेंटीमीटर। और 45 सेंटीमीटर की बात होती है तो 45 सेंटीमीटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है, याद करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियोनेट की लेंथ, फोटोथेरेपी की हाइट, आईवी स्टैंड की हाइट, इवैक्यूएट एनीमा या किसी भी एनीमा की हाइट, स्पाइनल कोड की लेंथ, थोरेसिक डक्ट की लेंथ, अम्बलाइकल कोड की लेंथ, वास्ट डिफरेंस की लेंथ, फीमर की लेंथ, स्कियाटिक नर्व जो कि लेग की लेंथ, सार्टोरियस मसल्स की लेंथ, ट्रांसवर्स कोलोन की लेंथ, एरोटा की लेंथ, इंसीजन टू कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, दांतों से लेके स्टमक तक की लेंथ 45 सेंटीमीटर, सबकी 45 सेंटीमीटर है। याद रख लो, रट लो, इस चीज़ को बहुत काम आने वाला है पेपर में, बार बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस के लिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स। जेनाइटल प्रोलैप्स बेसिकली दो टाइप के हैं भाई, वेजाइना और यूट्रस। वेजाइना बाहर आ रहा है तो वेजाइनल, यूट्रस बाहर आ रहा है तो यूट्रस। कौन सी वाल आ रही है, एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, अलग अलग के लिए अलग अलग नाम है। सिस्टोसोल, यूरेसोल, सिस्टो यूरेसोल, रिलैक्स पेरिनियम, रेक्टोसेल, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये होता है जेनाइटल प्रोलैप्स। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स कौन सा है? तो याद रखना भाई, मोस्ट कॉमन सिस्टोसेल जो है वो जेनाइटल प्रोलैप्स होते हैं, ये वाले मोस्ट कॉमन नहीं होते। ठीक है, तो राइट आंसर है सिस्टोसोल। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट भी सेम ही है, फर्टिलाइजेशन की साइट भी सेम है। फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। सर्विक्स, ओवरी, एब्डोमेन सब नहीं मिलेंगे, इनमें होती है प्रेगनेंसी एक्टोपिक, लेकिन मोस्ट कॉमनली 55% केसेस में आपको फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, फ्लोपियन ट्यूब के भी एम्पुला पार्ट के अंदर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी होती है, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग जो है यूट्रस के बाहर की साइड ग्रोथ करता है, यूट्रस के अंदर होने की जगह। इसमें मोस्ट कॉमनली ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है 97%, और 97 में से भी 55% आपको एम्पुलरी प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। और ये इसका कॉमन चार्ट है। तो दो टाइप की होती है, एक्स्ट्रा यूट्राइन यूट्रस के बाहर, एक यूट्रस के अंदर भी कुछ जगह है, सर्वाइकल, लैंगुलर, कोरोनल, सिजेरियन स्कार, वहाँ भी देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर ट्यूबल जो कि मोस्ट कॉमन है 97%, ओवरी के अंदर 0.5%, एब्डोमेन के अंदर 1% केसेस में आपको एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा। ट्यूबल के अंदर एम्पुला, इस्थमस, इन्फेंटिबुलम, इंटरस्टिशियल, ये सारे पार्ट्स हैं ट्यूब के। इसमें सबसे ज़्यादा 55% केसेस में आपको एम्पुला में देखने को मिलेगी, इस्थमस में 25, 18, 2 अलग अलग में अलग अलग देखने को। लेकिन पेपर में क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन है एम्पुला, कितने परसेंट? 55% केसेस में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैग सेल आर सीन इन। पैग सेल कहाँ मिलते हैं? तो कहीं आप बोलो कि पैग सेल तो एल्कोहलिक पर्सन में मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। पैग सेल आपकी बॉडी में मिलते हैं और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इसलिए फीमेल्स के अंदर है, इसलिए फीमेल नशे में रहती है। क्यों? अरे मान सकते हैं कि पैग सेल वहाँ होते हैं। ठीक है,
तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर पैक सेल आपको देखने को मिलेगी। तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर बेसिकली 3 टाइप की सेल्स होती है। सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम जिनमें सीलिया लगे हुए हैं हेयर लाइक, सिक्रेटरी कोलुमनार सेल्स जो सिक्रीशंस का काम करती है, और पैक सेल्स जो मॉडिफाइड कोलुमनार सेल्स ही होती है। ठीक है, और उसके अलावा स्टमक भी लिखा हुआ है, तो स्टमक की भी कुछ आपको सेल्स को याद करना होगा, बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है इनके यहाँ से। स्टमक में 3 टाइप की सेल्स हैं, चीफ सेल, पैराइटल सेल और म्यूकस सेल। म्यूकस सेल आसान याद हो जाती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, हटाओ इसको। चीफ सेल, चीफ मतलब होता है मेन, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, मेन जो आदमी है मुख्यमंत्री, मुख्य है, मेन है ना, इम्पोर्टेंट। तो चीफ सेल वही काम करेगी जो मेन काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक का, वो है डाइजेशन करना। और आप सबको पता होना चाहिए स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होता है, स्टमक के अंदर डाइजेशन प्रोटीन का। तो पी से जो लिखा हुआ है वो सिक्रेट होगा, और पी से जो केमिकल होता है उसका नाम है पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन का सिक्रेट करने का काम किसका है, चीफ सेल का है। ठीक है, और पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन काम करता है प्रोटीन, हाँ जी क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और इस काम के लिए इसको ज़रूरत पड़ती है पेप्सिन में कन्वर्ट होने की। ठीक है, तो पेप्सिनोजन पहले पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और फिर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये है पेप्सिनोजन का काम। पेप्सिनो चीफ सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा। पहले पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और ये पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। उसके अलावा पैराइटल सेल जो सिक्रेट करेगी HCl और इंस्टिक फैक्टर। साथ में इंस्टिक फैक्टर क्या है, इंस्टिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं स्किलिंग टेस्ट, स्किलिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है स्टमक सेल्स से रिलेटेड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द डार्किंग ऑफ द स्किन ओवर द फोरहेड, ब्रिज ओवर द नोज, चिक बोन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर फेस पे जो भी आपको डार्किंग नज़र आएगी, डॉटेड स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, उसको बोलते हैं क्लोजमा, उसको बोलते हैं क्लोजमा। लीनिया नाइग्रा ये सब अलग अलग है, ये होते हैं क्लोजमा। लीनिया नाइग्रा लाइन बन जाती है। ठीक है, हेगार साइन अलग होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ स्टमक, हेगार ऐसे चेक करते हैं, फोटो दिखा के पूछता है। और चैडविंग साइन ब्लूज डिस्कलेशन ऑफ वेजाइना को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है क्लोजमा, जिसको बटरफ्लाई मास्क या प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं, ये वाला। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, 6 to 7 million oocytes available. How many are released during ovulation? 6 to 7 million oocytes अवेलेबल होते हैं गैस्टेशन के टाइम पे। ठीक है, जब बनते हैं उस दौरान इतने होते हैं, लेकिन फिटस की लाइफ में बाद में जब ओवुलेशन के दौरान कितने यूज़ होते हैं, तो ओवुलेशन के दौरान 400 के आसपास यूज़ होंगे। तो 400 to 500 ज़्यादा सही रहेगा आंसर, राइट आंसर है ये 400 to 500। ठीक है, तो पढ़ेंगे। मैक्सिमम आपको 20 वीक में मिलेंगे 7 मिलियन के आसपास, बर्थ के आसपास कम होते हुए 2 मिलियन हो जाएंगे। प्यूबर्टी पे 4 लाख के आसपास हो जाते हैं oocytes, और 400 से 500 एग काम आते हैं ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो हमसे पूछा गया था ओवुलेशन के दौरान कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा 400 से 500 एग। एट द लेवल ऑफ गैस्टेशन हाइट ऑफ यूट्रस इज लेवल ऑफ अम्बलाइकस। अम्बलाइकस पे कब हाइट पहुँचेगी यूट्रस की, तो एक बार इसके लिए पूरा ये देखो। 12 वीक पे होता है सिम्फोसिस प्यूबिस पे, 24 वीक पे होता है अम्बलाइकस पे, 36 वीक पे होता है जीफर्ड प्रोसेस पे। तो आंसर जाएगा इसका 24 वीक के नियर बाय, क्योंकि लेवल ऑफ अम्बलाइकस पे आएगा 24, तो 24 तो नहीं है आंसर में, तो 24 के नियर बाय है 22, तो राइट आंसर होगा थर्ड। डायरेक्ट याद करने का। ठीक है, 12 वीक याद कैसे होएगा, 12 की टेबल याद रखो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। पहले आएगा सिम्फोसिस प्यूबिस, फिर आएगा अम्बलाइकस, फिर आएगा जीफर्ड प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर टू डायग्नोस कार्सिनोमा ऑफ ओवरी। ओवरी के कार्सिनोमा के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर यूज़ करते हैं, तो भाई CA125, CA125 जो है वो यूज़ किया जाता है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन नहीं, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन नहीं, अल्फा बीटा प्रोटीन भी नहीं,
तो CA-125 जो है कार्सिनोमा ऑफ ओवरी, ओवरी के कैंसर के लिए एक मार्कर की तरह इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, पोस्टपार्टम हेमरेज इज कंडीशन इन विच देर इज लॉस मोर देन कितना 10, 50, 500। तो भाई वेजाइनल ब्लड लॉस पोस्टपार्टम टाइम में होता है 500 ml से ज़्यादा, उसको आप बोलोगे पोस्टपार्टम हेमरेज। यही है राइट आंसर है थर्ड को हम रेड कर देते हैं ताकि आपको अलग से पहचान में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज एक्सेसिव मोर देन 500 ml। ठीक है, अगर ये वेजाइनल डिलीवरी है, अगर ये सिजेरियन डिलीवरी है तो आपको मिलेगा ये 1000 ml, और अगर ये सिजेरियन हिस्टेक्टोमी है, ऑपरेशनल हिस्टेक्टोमी हुई है, ऑपरेशन से साथ में यूट्रस को भी रिमूव कर दिया, उस केस में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस को आप पोस्टपार्टम हेमरेज बोलोगे। तो 500, 1000, 1500 वेजाइनल, सिजेरियन और सिजेरियन हिस्टेक्टोमी। अप्रोप्रिएक्स वेट ऑफ द प्लेसेंटा इन बर्थ, तो बर्थ पे वेट होता है, वेट ऑफ द प्लेसेंटा बर्थ पे या नॉर्मल जो प्लेसेंटा का वजन है वो है 500। तो 500 तो आंसर नहीं है, तो 508 जो है वो नियर बाय सही होगा। द सूचर दैट सेपरेट पैराइटल बोन फ्रॉम द टेबुलर पोर्शन ऑफ ओसिपिटल बोन इज कॉल्ड। ठीक है, पैराइटल बोन को सेपरेट करता है ओसिपिटल बोन से, उसको बोलते हैं लैम्बोडियल सूचर। लैम्बोडियल सूचर बोलते हैं। देखो भाई, ये पैराइटल बोन है और ये ओसिपिटल बोन है। ओसिपिटल बोन और पैराइटल बोन को दोनों को सेपरेट करेगा आपस में लैम्बोडियल सूचर्स। तो राइट आंसर है लैम्बोडियल सूचर। उसके अलावा ये जो दोनों पैराइटल बोन को सेपरेट करेगा उसको बोलते हैं सेजाइटल सूचर। फ्रंटल जो दो बोन है उन दोनों को सेपरेट करता है फ्रंटल सूचर, और पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन को जो सूचर सेपरेट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सूचर या कोरोनल सूचर, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के सूचर्स होते हैं, सारे मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ लेबर सर्वाइकल डायलेशन पर आवर इन प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा में हर घंटे कितना डायलेशन देखने को मिलेगा? थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आया है, थोड़ा डीप बनाने की कोशिश की है क्वेश्चन को। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि सर्विक्स का डायलेशन 1 सेंटीमीटर पर आवर चलता है प्रीमी ग्रेविडा में, और 1.5 सेंटीमीटर मल्टी ग्रेविडा चलता है एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में, फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज की जो एक्टिव स्टेज है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर आवर चलेगा प्रीमी में और 1.5 सेंटीमीटर पर आवर चलेगा मल्टी ग्रेविडा में। तो राइट 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, प्रीमी ग्रेविडा के लिए पूछा गया है प्रीमी ग्रेविडा में। तो 1 सेंटीमीटर के नियर बाय जो आंसर होगा उसी को टिक करेंगे, 1.2 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ मैटरनल फीटल डेटा अगेंस्ट टाइम ऑफ ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो उसको क्या बोलते हैं? तो भाई इसको बोलते हैं पार्टोग्राम या पार्टोग्राफ। तो उसको बोलते हैं पार्टोग्राफ। अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं, कार्डियोटोकोग्राफी नहीं, टोकोग्राम नहीं, टोकोग्राम बोलते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जांचना। कार्डियक टोकोग्राम मतलब जो कार्डियक फीटल हार्ट रेट भी और टोकोग्राम मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दोनों को चेक करे उसको बोलते हैं कार्डियोटोकोग्राम। अल्ट्रासाउंड को आप जानते ही हो, तो इसका आंसर है पार्टोग्राम या पार्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस? ये क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। तो एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटोफेज, ये इनके अलग अलग नाम होते हैं। इसकी माइटोसिस की जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है पी मैट। इसकी ट्रिक है पी मैट, पहले आएगा पी, फिर आएगा एम, फिर ए, फिर टी। प्रोफेज, मेटा, एना और टीलो। आंसर नंबर 4। राइट आंसर है 4। डायरेक्ट याद करने का है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। यूट्राइन फिब्रोइड इज एसोसिएटेड विद, यूट्रस के फिब्रोइड्स होते हैं। फाइब्रोइड्स क्या होते हैं? नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है यूट्रस के अंदर। ठीक है, चाइल्ड बेरिंग एज के अंदर आपको देखने वाले ऐसे गांठें सी हो जाती है, उनको फाइब्रोइड्स बोलते हैं। और ये किस बीमारी के साथ मिलेंगे? तो ये ज़्यादातर आपको एंडोमेट्रियोसिस के साथ देखने को मिलते हैं। एंडोमेट्रियम, जिसके एंडोमेट्रियम के टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस ग्रो होते हैं, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब एंडोमेट्रियम सेल्स वैसे यूट्रस के अंदर है, एंडोमेट्रियल इनर मोस्ट लेयर में होते हैं, जो एंडोमेट्रियल में लेयर है उसी में एंडोमेट्रियल सेल्स है। लेकिन अगर वो टिश्यू कहीं बाहर ग्रो हो गए, तो पहले फ्लोपियन ट्यूब में, एब्डोमन में, ओवरी में और कहीं अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस।
और ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स में इन्हीं की गांठें बनती हैं। तो अब ये बाहर होंगे तो बाहर की साइड भी गांठ बन जाएगी, अंदर होंगे तो अंदर की साइड भी। अगर यूट्रस के अंदर ऐसी गांठें नज़र आ रही हैं उसको बोलेंगे यूट्राइन फिब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस के साथ मिलते हैं। तो राइट आंसर इसका रहेगा एंडोमेट्रियोसिस, आंसर नंबर 4। PID और लिखा हुआ है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है अपर जेनाइटल ट्रैक का, जिसमें फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस है ना, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, ये सारी और आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर का इन्फ्लामेशन हो जाए उसको कलेक्टिवली आप बोलते हो PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। एमनोरिया को आप सभी जानते हो, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। नॉर्मल अपगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न, तो अपगार स्कोर अलग अलग होता है, एक बार देखो। उसकी टोटल रीडिंग 10 होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 से 10 मिलेगा नॉर्मल बच्चे का। माइल्ड डिप्रेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बच्चे को है, रेस्पिरेटरी हो सकती है। मॉडरेट में थोड़ी और ज़्यादा है, 3 से 4 उसका अपगार स्कोर होगा। सीवियर डिप्रेशन मतलब बच्चे की रेस्पिरेशन नहीं होगा, फीटल डिस्ट्रेस आ रहा है, बच्चे का रेस्पिरेशन डेवलप नहीं हुआ अभी तक, तो वो 0 से 2 है। तो अलग अलग टाइप का आपको कंडीशन डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मॉडरेट, हाई, नो डिप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत है। अब आप क्या करोगे, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग करना होता है। फिलहाल क्वेश्चन है कि नॉर्मल अपगार स्कोर क्या है, तो नॉर्मल अपगार स्कोर आपको मिलेगा 7, 8, 9, 10, 7 से ज़्यादा मान सकते हो। अगर 8 होता तो 8 भी ऑप्शन में आ जाता। फिलहाल ये एक नॉर्मल कंडीशन है, उसके अलावा सब एबनॉर्मल लिखे हुए हैं, तो राइट आंसर है सेकंड। इसी के साथ हमारे एम्स पटना 2020 में जो जो क्वेश्चन आए थे OBG के, मैंने वो सारे क्वेश्चंस करवा दिए, उनके रैशनल भी बता दिए, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, नॉलेजेबल पॉइंट जो पेपर में आ सकते हैं मैंने वो भी बता दिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास सब्सक्राइब शेयर कर दें, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसकी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।